नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बात करेंगे पीडीए की, बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और इन तीनों के बीच फंसे पीडीए के फॉर्मूले की और यह सवाल की कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडीए का तोड़ निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी फरवरी या मार्च 2027 में संभावित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स का तोड़ सीएम योगी ने निकाला है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणामों ने कई चीजें साफ कर दी हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के अपने परिणामों को दोहराने में असफल हो गई। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वापसी के संकेत देती दिखी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में कई प्रकार की दिक्कतों की बात सामने आई थी। सबसे बड़ी परेशानी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की थी। अब योगी नई नीति पर काम कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीडीए का नारा दिया था। पार्टी ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समूह के लिए इस नारे का इस्तेमाल इस साल लोकसभा चुनाव में भी किया था। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए फॉर्मूला हिट रहा। सपा ने इस चुनाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें जीती थी। कटेंगे तो बटेंगे के बाद इस नारे से बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में जुटी है। पार्टी का फोकस मुसलमानों के खिलाफ ओबीसी और दलितों को एकजुट कर अपनी चुनावी नैया पार लगाने की है। योगी आदित्यनाथ ने उस दौरान एक रैली में कहा था, सपा पीडीए की बात करती है, लेकिन आपको बता दें कि उनका पीडीए क्या है। यह दंगाइयों और अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। यही नई रणनीति की नींव बनता दिख रहा है। पीडीए के दांव से समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसके 37 सांसद चुने गए और बीजेपी को यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ। सीएम योगी ने पीडीए को मुस्लिम परस्त और पिछड़ा दलित विरोधी बताया है। कुल मिलाकर सीएम योगी की कोशिश किसी न किसी बहाने विपक्ष के जाति वाले चक्रव्यूह को हिंदुत्व से तोड़ने की है। अखिलेश के चक्रव्यूह को अब भेदने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और यही सवाल गूंज रहा है फिजा में कि पीडीए पॉलिटिक्स का तोड़ क्या है, इस तोड़ को कैसे इसका हल निकाला जाए। और इसी के लिए हिंदुत्व का सहारा लेकर बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी निकलकर सामने आया। संभवतः उसके मूल में था कि जातियों के इस बंधन को हिंदुत्व के सहारे एकजुट कर दिया जाए और उसके बाद इससे चुनावी नैया को पार लगाया जाए। तो जाति वाले इस चक्रव्यूह को हिंदुत्व से तोड़ने की यह कोशिश है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या समाजवादी पार्टी इस नैया को पार लगाने से भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी या फिर इस भंवर में फंसती ही चली जाएगी। फरवरी मार्च 2027 को विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वक्त है, लेकिन चुनावी तैयारियों के लिहाज से यह वक्त कम भी है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक तमाम ऐसी कड़ियां जोड़ती हुई चली जाती हैं, जिससे यह समझ में आने लगता है कि अब एक के बाद एक नारों की पॉलिटिक्स, नैरेटिव की पॉलिटिक्स और परसेप्शन की पॉलिटिक्स, इन सब के सीरीज में जुड़ने से यह वक्त कम सा दिखने लगता है। और जाति वाले चक्रव्यूह को हिंदुत्व से तोड़ने की यह कोशिश क्या सफल हो जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा में होने वाले 2027 के चुनाव को बीजेपी एक बार फिर से भेद पाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है।
इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव मिश्रा साहब जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले गौरव साहब, शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपर एज पर है, इसलिए भी कि लगातार 2 बार से तो आप सत्ता में हैं, हैट्रिक लगाने की कोशिश है, बहुत अच्छे से शासन प्रशासन की बात की जाए, महाकुंभ के आयोजन की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, ये सारे पक्ष आपके फेवर में हैं। लेकिन अभी बहुत वक्त अरसा नहीं गुजरा है 2024 के आम चुनाव को, तब भी संभवतः ये सारी चीज़ें आपके फेवर में थी, लेकिन फिर भी आपको एक झटका उत्तर प्रदेश से मिला था, जिससे वहाँ पर आपके लिए धरती थोड़ी सी हिल गई थी। क्या उन दरारों को अब भर लिया गया है? क्या 2027 में एक बार फिर बीजेपी सरकार बन सकती है? ओपनिंग कमेंट आपका मिस्टर साहब। देखिए कुणाल जी, सही कहा आपने। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो नतीजा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा है, निराशाजनक था। और उन चुनावों में जिन कारण से ऐसे परिणाम आए, उन सभी कारणों पर हमारी पार्टी ने गहन मंथन किया और उस पर काम भी करना शुरू किया। फलस्वरूप आपने देखा, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और इसी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें जीत करके उस चुनाव में ये भी साबित कर दिया कि नहीं, प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी देखिए तुष्टीकरण के आगे झुकती नहीं है, घुटने नहीं टेकती, नाक नहीं रगड़ती, विकास के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध रहती है। तो कहीं अगर कमी रह गई किसी भी कारणवश, तो उस कमी को सुधारने की भी क्षमता रखती है, मात्रा रखती है, उसे स्वीकार भी करती है। इसीलिए जनता के दिल और दिमाग में बिल्कुल ये परिदृश्य साफ है कि भारतीय जनता पार्टी है एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो देश की जनता को, देश के विकास को दुनिया के शिखर तक ले जाने की क्षमता रखती है। और हमारे पास नेता है, नीति है और स्पष्टवादिता है, जिसके कारण जनता का समर्थन हमें मिलता है। रही बात विपक्षियों की, तो विपक्ष हमेशा से ही फूट डालो राज करो, यानी 80 में बंटवारा करो, हिंदुओं में बंटवारा करो और तुष्टीकरण की दुकान के आधार पर अपनी राजनीति को सजाओ, उस आधार पर वो राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज सरकार में है, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, उसमें किसी भी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं करती। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी हमारी शक्ति है, सबसे बड़ी ताकत है। और 2027 में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार अब आपने योगी साहब, अब आपने नहीं, ठीक है, आपने योगी आदित्यनाथ साहब का नाम ले लिया है, तो अब एक सवाल आपसे और पूछ लेते हैं, ईमानदारी से बता दीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग यह भी जानते हैं कि आप 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, इस बारे से भी सबको पता है। लेकिन एक सवालिया निशान उस वक्त भी लगा था क्रियान्वयन में, जब केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच तालमेल के अभाव की बात दूर तलक निकली थी। देखिए, अभी का वक्त है, आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान होना है, आपके प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, और उसके बाद यह भी अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल कैबिनेट में विस्तार होगा या फेरबदल भी हो सकता है। एक लिस्ट भी शायद केंद्र में गई थी जिलाध्यक्षों के नाम को लेकर, अभी उसमें भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, शायद उसमें और सुधार, गुंजाइश, कुछ नामों के परिवर्तन की आवश्यक। कहने का आशय यह है गौरव साहब कि क्या योगी आदित्यनाथ साहब और केंद्र के बीच जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्यूनिंग बिल्कुल ठीक वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी आम चुनावों में, क्या अब सब कुछ पटरी पर है? क्या सब कुछ मुफीद है? क्या सब कुछ एफर्टलेस है? कुणाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जैसा आपने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी सही मायने में लोकतांत्रिक पार्टी है। और लोकतांत्रिक होने के नाते सभी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, सभी को अपना मत रखने की स्वतंत्रता है। मतभेद भी स्वाभाविक प्रक्रिया है इस हिस्सा का, लेकिन मनभेद नहीं है, क्योंकि हम सिद्धांतों पर एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम करते हैं। इसीलिए बड़े से बड़े भूचाल मीडिया में देखे जाते हैं, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी निखर करके आती है, चाहे वो किसी भी तरह का वितंडा मीडिया के माध्यम से या कहीं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो,
तो भी अगर उभरता है तो उसका समाधान निकलता है। देखिए, सतत प्रक्रिया तो हृदय गति को रोक देगा ना। जब ईसीजी होता है तो उसमें देखा जाता है कि वो लीनियर मोशन में ना हो लाइन, वो ऊपर नीचे होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी सबके मत का सम्मान है और सम्मान किया जाता है। अगर कहीं भेद रहता है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है और पूरी ताकत से आप देखिए, पूरी एक टीम भावना के साथ हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मतलब सब कुछ ठीक है ना। अगर वो महाराष्ट्र में भी जाते हैं, वही दिल्ली में भी जाते हैं, वही सभी हरियाणा में भी जाते हैं, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी प्रकार का भेद है। ठीक ठीक है। अब पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ बनी हुई। पूजा जी देखिए, पारिवारिक पार्टी तो है नहीं, वन मैन पार्टी तो है नहीं। ठीक है, अब उस ओर नहीं जाएंगे। उस ओर जाएंगे तो फिर एक दूसरे के परिवार के ऊपर बहुत सवाल उठने लगते हैं। छोड़िए, यहीं तक सीमित रहते हैं। पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, स्वागत आपका भी है। इस सवाल के साथ भी स्वागत है कि देखिए, पीडीए का फॉर्मूला आप ही ने निकाला था, इजाद आपने किया था, लेकिन अब इस फॉर्मूले से मजा भारतीय जनता पार्टी भी ले रही है। एक वक्त था जब बहुजन समाजवादी पार्टी की भी तूती बोला करती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन वह एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया है। यह सवाल यह भी है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर किधर शिफ्ट होगा। वो जिधर शिफ्ट होता, डिसाइसिव फैक्टर उसके साथ होता। क्या वह बीजेपी के साथ है? क्या आपने उसे अपने पाले में लाने में कामयाबी हासिल की है? क्योंकि अब बात हिंदुत्व की ओर चली गई है। जातियों को तोड़कर हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी उसे जोड़ रही है। क्या आप उनकी इस नैया को रोक पाइएगा? पीडीए का फॉर्मूला आपने दिया था, क्या अपने लिए बचा पाइएगा? लिटमस टेस्ट आपके लिए भी है। आपको नमस्कार कुणाल जी। नमस्कार। और साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। अभी आपने कहा कि पीडीए का नारा हमने दिया था। जी बिल्कुल, पीडीए का नारा हमने दिया था और हम पीडीए को लेकर के ही आगे बढ़ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मायावती जी का वोट बैंक किधर खिसकेगा या किसके साथ में जाएगा। देखिए, जो वोटर्स होते हैं वो अपने मुद्दों को देखते हैं। 2024 में जो परिणाम आए समाजवादी पार्टी के पक्ष में, वो दर्शाता है कि जनता को सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों से मतलब है। और ये मैं मानती हूँ इस बात को कुणाल जी, मैंने कई बार कहा हुआ है कि हो सकता है कि आप कुछ वादे करिए, आप वादे करने के बाद में वादों से मुकर जाइए, पर जनता जब वोट देने जाती है तो वो देखती है कि कौन सी पार्टी किस मुद्दे को उठा रही है और कौन सा मुद्दा उनको लग रहा है कि उनके साथ में अलाइन कर रहा है, और जिनका मुद्दा उनको लगता है कि उनके साथ में अलाइन कर रहा है वो उसी को वोट करते हैं। वरना जो है 2024 के चुनाव में कहीं से भी ये जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदू और जो है हिंदुत्व की बात करना या हिंदू मुसलमान करने की जो शुरुआत की है, वो शुरुआत तो कर ही रखी हुई थी। मंचों से प्रधानमंत्री के बोल कितने बदले, न जाने कितने बदले, बुर्खा, मुजरा, मंगलसूत्र, कहाँ कहाँ तक शब्द पहुंचे, पर उसके बावजूद भी देखने को मिला कि जनता ने उनको ये बताया कि हम आपके मुद्दे हमारे मुद्दों के साथ में अलाइन नहीं चलते, आप हमारे मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि जनता वही वोट करेगी जहां उनको लगता है कि आपका जो मैनिफेस्टो है या आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे उनके साथ अलाइन करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का मुद्दा उठा रही है और पीडीए को लेकर के आगे बढ़ रही है और वो हम लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे परिवारवादी, हालांकि मैं परिवार बात पे नहीं जाना चाहता, आपने सही कहा कि बहुत सारा जो है लंबा चौड़ा चला जाएगा। इनकी पार्टी है वन मैन शो और टू मैन पार्टी। जब वन मैन शो टू मैन पार्टी जब खत्म हो जाएगी तब असल पता चलेगा कि संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ी है। और अभी से पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तभी कह रहे थे कि हम हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं करते, हम पोलराइजेशन की राजनीति नहीं करते। अगर देखा जाए कोई पोलराइजेशन का जननी है, किसी ने रिलीजियस मैटर्स को पॉलिटिसाइज किया है और अगर किसी ने रिलीजन को पॉलिटिक्स में घसीटा है तो वो भाजपा है। उसकी शुरुआत भाजपा से ही हुई है। वरना ये इन्हीं के, आपको पता है रघुराज सिंह क्या कह रहे हैं अभी होली के लिए कि आप जो है तिरपाल को बुर्खा बना करके पहन करके निकल जाइए, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं आएगी भाजपा के नेतृत्व के बाद, क्योंकि भाजपा को अच्छा लग रहा है। इनकी ही जो है विधायक है वो कहती हैं कि अब हॉस्पिटल में 2 हॉल बनने चाहिए। ये क्या है कि हम डिविसिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। तो इन्हीं के प्रदीप सिंह जी हैं, अररिया से सांसद है, वो कहते हैं जिसको अररिया में रहना होगा उसको हिंदू बनना होगा। ये राज सिंह जी हैं, वो भी इसी तरीके के बयान देते हैं कि त्रिशूल भाले सब प्यार रखिए। तो ये जो इन्होंने ग्राउंड बनाया हुआ है, ये इनका ग्राउंड ही यही इसी पे टिका हुआ है कि जितना ज्यादा वेज क्रिएट करेंगे रिलीजन के बीच में, उतना ज्यादा इनका जो इनको लगता है मजबूती, और ये उसी में इंडल्ज रहते हैं। और मुझे लगता है कि जब आप इंडल्ज हो
अंधे को भी दिखाई देगा, बहरे को भी सुनाई देगा आपकी गतिविधि से, जिस तरीके से आप कार्य करते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको अपनी डिनाई करने की जरूरत कहाँ पड़ जा रही है? ठीक, नहीं ठीक। है, जो जनता देख रही है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल जनता देख रही है और लोग जितने भी जातियों को इस हिसाब से बात करें कि जाति फैक्टर नहीं है, लेकिन जाति ही अभी के दौर में भी सबसे बड़ा फैक्टर। गौरव मिश्रा साहब, अब अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए, जिस ओर इशारा पूजा जी ने भी किया है, आपने भी कहा था कि भाई आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, आप इन सारी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होते, लेकिन गौरव साहब ये बताइए, क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? क्योंकि चलिए पीडीए की बात को हम 1 मिनट के लिए किनारे भी कहते हैं, जिस ओर पूजा जी इशारा कर रही थी, आपके सीईओ अनुज चौधरी साहब, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यह कहा है कि भाई जिसके ऊपर रंग गिरे, अगर उन्हें परहेज है तो वो घर में रहें, 52 जुम्मा वर्सेस 1 होली, उसके बाद जहां रंग गिरे उसके आगे आपको क्या करना चाहिए, मतलब इस तरीके की बात है। ये ध्रुवीकरण नहीं है क्या? ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन है या ध्रुवीकरण नहीं है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिसे ये ध्रुवीकरण समझ में आता है तो अच्छी बात है, उसका ज्ञान उसको मुबारक। लेकिन जब ये कहा जाता है कि राम जन्मभूमि पर जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था वहाँ पर शौचालय बनवा दिया जाए, वहाँ पर अस्पताल बनवा दिया जाए, तो मीडिया के मुंह पर दही जम जाता है और लोगों के मुंह पर दही जम जाती है। तब उनको याद नहीं आता कि किसी एक संप्रदाय का, किसी एक समाज का मखौल इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। और आज अगर वहाँ पर एक सीईओ ने ये बात ईमानदारी के साथ कही कि 52 जुमे आते हैं, अगर किसी को परेशानी हो, उसने ऑप्शन भी दिया, तो वो अपने घर में भी कर सकता है या उस समय के बाद कर सकता है। उस पर इतना बड़ा वितंडा, इतना बड़ा नैरेटिव क्यों खड़ा? मिश्रा साहब, राम मंदिर बनाने का मतलब श्रेय आप ले रहे हैं ना? राम मंदिर बनाने का आप श्रेय ले रहे हैं ना? क्योंकि आप ही के पार्टी के अन्य लोग कहते हैं कि भैया बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, ये तो कोर्ट के थ्रू पास हुआ है, कोर्ट ने अनुमति दी है फिर बना है। लाल किसान वाणी को किस लिए बंद किया गया था? उनकी यात्रा को किस लिए रोका गया था? किस लिए उनको नजरबंद किया गया था? आंदोलन किसने किया था? मुलायम सिंह यादव जी ने उसी संसद के अंदर, सदन के अंदर कहा है कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हमने गोली चलवाया इसलिए मुसलमान हमारे साथ हैं। नहीं, मैंने इसलिए पूछ लिया ना क्योंकि जब बात होती है ना, तब कभी कभी प्रवक्ता लोग, सुन लीजिए, वो कहते हैं कि बीजेपी ने थोड़ी ना बनाया है। जब आप सुनिए ना गौरव मिश्रा साहब, कभी कभी कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम की आप बात नहीं करते, उस वक्त प्रवक्ता ये कहते हैं कि हमारे लिए सब बराबर हैं, राम मंदिर कोई बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, वो तो कोर्ट के माध्यम से बना है। इसलिए मैंने यह सवाल पूछा था। खैर पूजा जी, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, अब बात करते हैं कट टू कट स्ट्रेट। अब बात हो रही है 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देखिए, आपके लिए 2024 का आम चुनाव तो मुफीद था, चलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ भी आपके लिए सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। वे उपचुनाव में क्या नतीजे रहे आपने देखा, हरियाणा दिल्ली में महागठबंधन के लिए क्या नतीजे रहे वह भी आपने देखा, महाराष्ट्र भी किसी से छुपा नहीं है। आगे की रणनीति आपकी क्या है? टफ है? कैसे आप अपने कोर वोट बैंक को जोड़ पाएंगे? कैसे आप उन तक मैसेज पहुंचा पाएंगे? बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, आप अपने कार्यकर्ताओं में उमंग क्या भर पाएंगी? कहने का मतलब, क्या आप लड़ाई 27 में कर पाएंगी? कुणाल जी, देखिए, आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी फर्मली स्ट्रांगली अपोजिशन में खड़ी है, धरातल पर पैर जमाए हुए, तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अपने कर्तव्यों को लेकर के प्रतिबद्ध है। और हम जनता के बीच में, आपको जानकारी होगी, जो हमारा पीडीए पंचायत चालू हुआ था तब न्यूज चैनलों ने उसको जो है कवरेज भी दी हुई थी। तो हमारा पीडीए पंचायत बंद नहीं हुआ है, वो हम लगातार जो है जनता के बीच में रह करके, जनता के साथ में संवाद बिठा करके करते चले आ रहे हैं। हम अब अगर बाई इलेक्शन, तो मैं ऐसे इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानती हूँ जहाँ से ऐसी तस्वीरें आ रही हूँ कि पुलिस वाले महिलाओं के ऊपर गन तान रहे हो, जहाँ से ऐसे वीडियोज आ रहे हो कि पुलिस वाले, महिला पुलिस भी नहीं, पुरुष पुलिस महिलाओं को लाठियों भागते हुए गांव में दौड़ा रहे हो, जहाँ पे ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही हो, तो जो है कोर्ट के मना करने के बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा हो, आईडी चेक करके कि नहीं आप गांव से बाहर जाएंगे, गांव से बाहर नहीं जाएंगे, बूथ तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर इन तस्वीरों पे, जहाँ पे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए वोटिंग होती है, मैं उसको वोटिंग नहीं मानती। हालांकि मैं चुनाव का दो ही परिणाम होता है, हार जीत, वो हर पार्टी तैयार रहती है, हार के लिए भी जीत के लिए भी, पर पारदर्शिता के साथ में। आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है पूजा जी, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। जो स्थिति जिसके बारे में आपको लगता है आप आज बात कर रही हैं, वही स्थिति 27 में भी रहेगी आपके हिसाब से? यदि वो ऑब्स्ट्रक्शन है तो वह कितना बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है, आप कैसे उससे निपट पाइएगा? कुणाल जी, प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। आपको पता है कि अभी आपने देखा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन उस वक्त भी अगर इस तरीके की हरकत करेगा, नहीं कर पाएगा प्रशासन उस वक्त। आपके अनुसार बाई इलेक्शन
इलेक्शन होता है तो जनता को पता होता है कि अगर हम मान लो बहुत लड़ करके चुनाव वोटिंग करते भी हैं, बहुत मुखर होकर के आते भी, तो सरकार तो बदलनी नहीं है, पर ये सरकार यही रहेगी, फिर ये हमें प्रताड़ित करेगी। और वहीं पे जब चुनाव आता है सरकार बदलने की, तब आप देखिएगा कि आपको अंदाजा ही नहीं लगता है कि जनता किस तरफ जा रही होती है, और अचानक से बहुत जनता अपने मुद्दों पर वोट करते हुए एक अप्रत्याशित परिणाम दे देती है। उस वक्त उनको पता होता है कि अगर आज हम डर भय को खत्म करके निकलते हैं और अपने अधिकार के लिए वोट करते हैं, लोकतंत्र का महोत्सव मनाते हैं, तो ये सरकार बदल जाएगी। तो वहां पे आप इतना डर भय व्याप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब खत्म रहता है, क्योंकि हम करेंगे वोट, तो उनको पता है कि अगर हम वोट कर देंगे तो हमारी सरकार बदल जाएगी और फिर हमें जो है परेशान नहीं किया जाएगा। ये तो सरकार में जनता को परेशान किया गया हुआ है। और जनता कितनी परेशान है, आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश के युवा बिहार और मध्य प्रदेश में जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, यहाँ पे वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, ले जाकर के काउंटेड कुछ निकलती है, उसके भी पेपर लीक हो जाते हैं। आप उनसे पूछिए जो लगातार जो है भर रहे हैं, फॉर्म भरते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 लाख के करीब, 29.41 लाख जो है बेरोजगार युवा हैं, जिसमें से 19 लाख समथिंग जो है सिर्फ वो युवा हैं जो 20 से लेकर के 24 साल की एज ग्रुप में हैं। तो आप सोचिए, ये युवा जो सड़कों पे थे, वो जब वोट करने के लिए जाएंगे तो वो बिल्कुल सरकार को बदलेंगे, और हम उनके साथ में खड़े हैं, हम उनके साथ में सवाल बिठा करके रखे हुए, हमें पता है कि जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है। गौरव साहब, देखिए वक्त का अभाव है, लेकिन आपके पास भी आएंगे और आपके पास भी फिर आएंगे, एक एक मिनट दोनों के लिए हम जरूर देंगे। गौरव साहब, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों के मन में धारणा है कि आप विकास की पार्टी हैं, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों में विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन शब्दों की गूंज रैलियों के माध्यम से थोड़ी कम सुनाई देती है, अन्य चीज़ें ज़्यादा सुनाई देती हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, विकास तो हमारा कोर एम है और उसी पर हम काम करते हैं। जब सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के ही मंत्र पर काम करते हैं। लेकिन वह विकास सुरक्षित भी रहे, हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहे, हमारी विरासत भी पुनर्जीवित हो सके, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो एक तरफ से विपक्ष बंटवारा करता है, खासतौर से देश के सनातन समाज का बंटवारा करना चाहता है, और लगातार किस तरीके से सनातन का संहार हो जाए, सनातन एड्स है, हिंदुओं में बंटवारा हो, जातीय जनगणना हो, इस प्रकार से इस तरह के युगत को करता है, उसकी भी काट हम लेकर के चलते हैं। और निश्चित रूप से चुनावों में यदि हमारे अंदर कोई कमी भी होती है तो जनता ये कहती है कि हम भाजपा को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यदि ये आ गए, समाजवादी आ गए, विपक्ष आ गया, तो ये तो खून पी जाएंगे, लाशों का ढेर बिछा देंगे। देखिए ये ये ना ठीक है मिश्रा साहब, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, समझ गए, इस प्रकार का भय जनता के मन में अभी आने वाले और कई दशकों तक। समय का अभाव है, क्विक क्लोजिंग रिएक्शन आपसे भी। देखिए जिस ओर इशारा किया है पूजा जी, गौरव साहब ने, कि भाई ये जो भय है, कुछ कमियां भी होती हैं तो लोग बीजेपी को स्वीकार कर लेते हैं। इससे मैं ये समझता हूं कि जो चुनाव होते हैं ना, वो परसेप्शन, नैरेटिव पर लड़े जाते हैं। आपको लगता है कि आपका नैरेटिव वर्सेस बीजेपी कमजोर है? देखिए कुणाल जी, नैरेटिव को मैं मानती हूँ कि वो 1% मैक्स टू मैक्स 5% कंट्रीब्यूट करता है। अदरवाइज जो है ऐसा नहीं है कि नैरेटिव को कितने, फिर तो सारे लोग नैरेटिव बिठाते बैठ करके। आपको पता है जितनी आईटी स्ट्रॉन्ग है भाजपा की, उतनी आईटी तो किसी भी पार्टी की स्ट्रॉन्ग नहीं है वर्तमान के समय में। तो ये नैरेटिव बिठा करके सारे जो है तो जीतते ही रहते चुनाव। 2024 में भी ऐसा नहीं होता। जनता अपने मुद्दों पे वोट करती है। इन्होंने जो लाश बिछाने की बात कही, ये देश से पूछिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अगर पत्रकार भी सच दिखाएगा तो गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। दिन दहाड़े जो चौराहा पे गोली मार करके हत्या की जा रही है, अगर देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में मुझे बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी है कि 4 लोगों की हत्या हो गई दिन दहाड़े गोली चला करके। इलाहाबाद में धूमगंज चौराहे पे बच्चे को गोली मार दिया गया दिन दहाड़े। तो आप ये देखिए कि किस तरीके का जो है माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश में। तो आप जो ऊपर दिखा रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश के बाहर आप दिखा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ खूबसूरत है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि क्या सच्चाई है, तो वो आपको जवाब देगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए पीडीए पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को, और अब इससे निकलकर 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। रसाकशी अब उसी को लेकर के है, देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी 20 साबित होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।